नमस्कार, स्वागत है आपका वीकेंड अड्डा मार्केट में, जिसमें हम बातचीत करते हैं पूरे हफ्ते बाजार में जो कुछ हुआ और उससे अगले हफ्ते के लिए क्या संकेत, क्या बड़े मुद्दे थे, क्या बड़े सवाल थे, उन सब पे हम आज चर्चा करेंगे। तो पिछला हफ्ता काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मार्केट में काफ़ी उथल पुथल रही और हम डरे हुए हैं कि फेड पता नहीं क्या करने वाला है और उसका असर हमारे ऊपर पड़ेगा। और FIIs या FPI जिनको भी आप कहते हैं, उन्होंने हर दिन ज़ोरदार बिकवाली की है। अब वो क्यों बिकवाली कर रहे हैं इसको भी समझना ज़रूरी है। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे जिनके सवालों के जवाब आपको चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पर अगले हफ्ते की स्ट्रेटजी बनेगी। कई सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे अच्छी खासी गिरावट आई है और मार्केट अपने हाई से आप देखेंगे तो हल्का हुआ है, काफ़ी हल्का हुआ है। तो वो सारी पॉइंट्स क्या हैं और इस बाज़ार को प्ले कैसे किया जाए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये बाज़ार एक दिन गिरता है, फिर दूसरे दिन चल पड़ता है, थोड़ा सा फिर गिरता है, फिर चल पड़ता है। क्रूड में 10-10 डॉलर का मूवमेंट 2-3 दिन के अंदर हो रहा है। तो ये क्या चल रहा है और इससे हम कैसे समझें, इसी पे बातचीत होगी। तो इन सारे इश्यूज़ पे बात करेंगे और एक सेक्टर पे बात करेंगे, FMCG और ITs पे। क्यों बात करेंगे? क्योंकि IT में तो एक तो बहुत रेजिलियंस है वहाँ पे, और TCS ने एक बायबैक भी करने का ऐलान किया है कि वो विचार करेंगे। और FMCG के जो बिज़नेस अपडेट्स आए ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लग रहे हैं, एनकरेजिंग नहीं लग रहे हैं। आजकल एक नया टर्म निकला है, लो सिंगल डिजिट, मिड टीन्स, ये पता नहीं क्या है, अब इसी से समझूंगा मैं, उधर की ग्रोथ आ रही है। तो वो क्यों आ रही है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसको भी समझेंगे, बातचीत करेंगे। और आज के मेहमान से आपको परिचय करा देता हूँ। अभय जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, पाइपर सैरिका के मालिक हैं और बहुत ही गजब के स्टॉक पिकर। सुदीप बंदोपाध्याय सर हमारे साथ है, मार्केट एक्सपर्ट हैं जाने माने और तमाम सेक्टर्स पे बहुत गहरी पकड़ है। आशीष चतुर मोहता जी, इनका परिचय, बहुत सारे परिचय हैं, लेकिन सबसे बढ़िया वाला परिचय ये कि अब ये फंड मैनेजर हैं JM फाइनेंशियल्स में और इनकी भी स्टॉक पिकिंग गजब की है। प्रकाश दीवान जी तो हर फंड मौला है, किसी भी विषय पे आप बात करिए, देश दुनिया की हर चीज़ पे प्रकाश दीवान सर भी हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आप सबका, और बहुत दिन में पकड़ में आते हैं। प्रकाश दीवान सर को पकड़ना बड़ा कठिन काम है, एक बार को चलो 3-4 बार में शायद अप्रूव हो जाए। तो आज वो दिन था कि पकड़ में आ गए, है ना। तो डिस्कशन आज चर्चा इसी पे होगी। अबे जी क्या हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है मार्केट में चल क्या रहा है? मार्केट में क्या चल रहा है किसी को भी समझ पाना बड़ा मुश्किल है। वो तो हम हर शुक्रवार को चर्चा करते हैं। हाँ। अभी एक सबके मन में यही दुविधा है कि भाई मार्केट क्यों रुका हुआ है जहाँ पे रुका हुआ है, या तो गिर जाए या चल जाए, या गिर जाए चल जाए, कुछ तो हो। मतलब ऐसा एक बीच में त्रिशंकु की तरह अटका हुआ है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। और अभी न्यू हाई बना था, आपने कहा 2 हफ्ते पहले, तो उसके बाद से 15 सितंबर से इतना सबके जोश था, फिर 15 दिन में क्या हो गया। तो मुझे लग रहा है कि एक तो मार्केट नया ट्रिगर ढूंढ रहा है कि अब यहाँ तक तो आ गए। और आप देखिए, जैसे हम कह रहे थे 1 अप्रैल से लेके अभी तक अच्छी रिटर्न बनी है मार्केट में। मतलब सारे मिड कैप, स्मॉल कैप, इंडेक्स, निफ्टी सब हाई पे आ गए। तो अब इसके बाद क्या, ज़रूरी नहीं है कि जो पिछले 6 महीने में हुआ वो अगले 6 महीने में भी हो उसी रफ्तार से। तो मार्केट ढूंढ रहा है नए ट्रिगर। नए ट्रिगर होते हैं अर्निंग्स में कि अच्छा अब अर्निंग सरप्राइज करे, अब अर्निंग सीजन स्टार्ट हो गया। तो मुझे लगता है मार्केट 2 चीज़ें देख रहा है। एक ये देख रहा है कि जो अर्निंग सीजन अब स्टार्ट हुआ यहाँ पे ग्लोबली US में, उसमें क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं। पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे थे, मैं कहता हूँ उम्मीद के बनिस्बत अच्छे थे। इस क्वार्टर में क्या होगा मालूम नहीं, अभी सब अपना कयास लगा रहे हैं। दूसरी तरफ है इंटरेस्ट रेट्स जो हैं ग्लोबली वो बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया में अभी तक हमने उसका इम्पैक्ट नहीं देखा है। रुपी में थोड़ा बहुत देखा है, 83 पे आ गया, ऑल टाइम लो पे आ गया है रुपी, पर अभी भी हमने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखा है इंटरेस्ट रेट का। जो US में देखा है 5.5% के ऊपर चला गया है 30 ईयर का, पहली बार मेरे ख्याल से पिछले 16-17 सालों में। तो ये एक बड़ा प्रेशर का विषय है, क्योंकि इसके होने के बावजूद इन्फ्लेशन कम नहीं हो रहा है। अब देखिए जॉब क्रिएशन उतना ही अच्छा है, लोकल डिमांड, CPI इंडेक्स बढ़े जा रहा है। तो क्या हो रहा है ग्लोबल लेवल पे कि आपका जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं पर फिर भी डिमांड नहीं कम हो रही है, इन्फ्लेशन नहीं कम हो रहा है। वो भी एक मार्केट पार्टिसिपेंट को काफ़ी दुविधा में डाल रहा है कि आप कहाँ तक इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं। अब तो लोग कुछ भी बोलते हैं कि US में 40 साल पहले 13% हो गया था इंटरेस्ट रेट, तो मैंने कहा था कि वहाँ तक चला जाएगा, पर अब
उस तरह की बातें होने लगी हैं कि भाई यहाँ पे नहीं रुक रहा तो अगला पड़ाव कहाँ है, और उसकी वजह से जो रिस्क एसेट्स हैं, इक्विटी जिसमें है, उस पर क्या इंपैक्ट आएगा, इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी पे क्या इंपैक्ट आएगा, इंडिया पे क्या इंपैक्ट आएगा। और उसका एक नतीजा हम देख रहे हैं, जो एफपीआईज की सेलिंग कंटिन्यूस है लगातार। इस महीने जो हमने देखा, 6 महीने से एफपीआईज खरीद रहे थे, तो हम एक कंप्लेसेंट जोन में आगे की एफपीआई तो लेते रहेंगे भाई, पर हम देख रहे हैं कि एफपीआई नहीं ले रहे, डीआईआईज बेचारे आके उसको सपोर्ट कर रहे हैं मार्केट को। तो अब ये भी एक विषय है सोचने का कि कब तक एफपीआईज बेचते रहेंगे, क्योंकि जो बॉन्ड यील्ड की जो डिफरेंस है इंडिया और यूएस की, अब सिर्फ 2.5% रह गई है, वो ऑल टाइम लो है। 20 साल का एवरेज 4.5% का है, तो 4.5 का 2.5% हो गया है। तो ये भी एक फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, जिनसे हम बात करते हैं वो यही कहते हैं कि अगर मेरे को सिर्फ 2.5% का प्रीमियम मिल रहा है बॉन्ड यील्ड्स में, तो मैं क्यों इन्वेस्ट करूं। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं नीरज जी, जो मुझे लगता है मार्केट वेट कर रहा है कि कुछ सर्टेनिटी किसी डायरेक्शन में इमर्ज हो, कि भाई क्रूड का प्राइस $100 पे जाए, $100 पे जाएगा कि 75 पे जाएगा, इंटरेस्ट रेट्स कब नीचे आएंगे, इन्फ्लेशन कब नीचे आएगा, ग्रोथ कब वापस आएगा, अर्निंग्स एस्टिमेट कैसी होंगी। तो मेरे को लगता है 1 महीने और ऐसा निकल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, 1-1.5 महीने। आपको पता, बैंक ऑफ इंग्लैंड में जो रेट सेटर कमेटी है, जैसे अपने यहाँ भी है और यूएस में भी है, उसमें एक मिसेस मान करके हैं, उन्होंने कहा हायर फॉर लॉन्गर परमानेंट हो जाएगा। मतलब आप उनके फ्रस्ट्रेशन का लेवल देखिए कि कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने ये बोल दिया। तो अब कोई सुबह सोचे कि आज मैं लेता हूँ, चलो अब मेरे, फिर वो ये पढ़ ले, हाँ, तो उसका क्या मूड बनेगा, आप खुद ही सोचिए। हायर फॉर लॉन्गर परमानेंट रहेगा, मतलब ऐसे ही चलता रहेगा। ये समझ में नहीं आता। देखिए यूएस इतनी ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी, सारा डेटा उनके पास फिंगर टिप्स पे, हर हफ्ते सारा डेटा आता, स्टिल उनको समझ में नहीं आ रहा है। ये कन्फ्यूजन तो हो गया है। आई थिंक काफ़ी सारी बातें फेड के पावर के भी बाहर चली गई हैं। जिस तरह से उनकी ट्रेजरी कोई खरीद नहीं रहा है अब, और उसका ट्रेजरी जो इशू करते हैं $33 बिलियन रोज। अनुराग जी को मिस कर रहे हैं आप? आए रहे हैं इसी महीने आ रहे हैं ना। अनुराग जी होते अभी तो मैं उनकी तरफ से आज बात कर रहा हूँ। तो उनकी तो लंबी चौड़ी बात बताते हैं वो, कि ये ईगो इशू बन गया है। फेड कह रहा है कि मैं चलाता हूँ इस इकोनॉमी को, मार्केट कह रहा है मैं चलाता हूँ, तो ईगो इशू बन गया है। प्रकाश दीवान सर, क्या इसको इस तरह भी समझा जा सकता है कि बेस ऊपर हो गया है? मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्वेश्चन रख रहा हूँ आपके सामने। अभी जो लेटेस्ट उनका जो जोल्ट का नंबर आया है, या जो प्राइवेट जॉब क्रिएशंस के नंबर आते हैं, उसमें देखिए तो सर्विसेज में बहुत नौकरियां आ रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग में उतनी नौकरी नहीं थी वहाँ पे। तो क्या, चूंकि जो भी नंबर्स हम लोग देख रहे हैं कंज्यूमर के या स्पेंडिंग के, वो सब ये सब ना खाओ पियो मौज करो चारवाक दर्शन वाले नंबर है ये, तो क्या वो बेस पूरा ऊपर हो गया है जिसको नीचे लाना बड़ा मुश्किल काम हो रहा है? और अभी देखिए वहाँ पे हड़ताल चल रही है, यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स, UAW, उसके बाद एक वहाँ कंपनी है काइजर परमानेंटी मेडिकल, 19 अस्पताल चलाते हैं, 75,000 लोग हड़ताल पे हैं, सैलरी बढ़ाओ। तो जब सैलरी आवरली वेज बढ़ाने के लिए इतना दबाव बना है, तो कैसे कम होगा इन्फ्लेशन? प्रकाश सर, ये क्या खेल चल रहा है? नीरज भाई देखिए, ऐसा है कि जितनी बड़ी इकोनॉमी उतनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है कि नहीं। अब ये चीज आपने जो UAW स्ट्राइक्स को देखा, यही चीज आपने NHS में UK में भी देखा, वही चीज आपको अब अमेरिका के मार्केट में दिख रही है। वो क्या रहा है कि ये जो पैसा इतना खुलेआम बटोरा गया था पैंडेमिक के टाइम, उसके बाद अब जब सब चीज जिसको बेल्ट टाइटनिंग कहते हैं कि भाई अब वापस हम नॉर्मल उसमें लाइफ में आ जाए, वो किसी को भी कहते हैं पसंद नहीं आ रहा है। तो जिसको जहाँ आंच लग रही है, इनकम लेवल्स या अर्निंग लेवल्स कम हो रही है, वेजेस कम हो रही है, वहां पे वो माहौल थोड़ा सा एक द्वंद्व वाला शुरू हो रहा है। तो जो हमारे अभी जो यूएस के फेड के पास जो चैलेंज है कि इंटरेस्ट रेट्स को आपको बढ़ना है, पर इतना भी नहीं बढ़ने देना कि ग्रोथ ना आ पाए, हासिल ना हो, और एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन को काबू में रखने के लिए आपको जो सप्लाई है, मनी सप्लाई, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हुई, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगना है। तो ये बहुत ही टाइट, मतलब बैलेंसिंग एक्ट जो है ना, बड़ा कठिन है। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई इसका हल बहुत जल्दी निकलेगा। तो ये इंटरेस्ट रेट हायर फॉर लॉन्गर, ये वो सब अटकलें जो लग रही है, वो इसी उम्मीद से लग रही है कि किसी के पास सोल्यूशन आज सामने है नहीं, और जब तक सोल्यूशन आता है तब तक हो सकता है थोड़ा सा डैमेज और हो जाए। सो उसकी तैयारी कर रहे हैं, और वो बॉन्ड यील्ड आपको साफ ये चीज दर्शा रही है। सो मुझे जो समझ आता है थोड़ा बहुत, और यूएस मार्केट से ज्यादा चिंतित मैं हमारे मार्केट में रहता हूँ, क्योंकि एक FI का पहलू छोड़ के
बाकी तो हमारे पास जो सारे ट्रिगर्स हैं वही एनालिसिस में वही आते हैं। लेकिन एफआईज की बिकवाली जो आ रही है वो किस वजह से आ रही है कि यूएस का माहौल चेंज हो रहा है, बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, और अभी भी कोई समस्या का हल सामने दिख नहीं रहा है। तो आई थिंक दैट इज द चैलेंज, और इस चैलेंज के सॉल्यूशन आते आते अगला जनवरी फरवरी मार्च का जो क्वार्टर है वो बहुत क्रिटिकल हो जाएगा। उससे पहले कुछ सोल्यूशन दिखेगा नहीं, तो तब तक हो सकता है कंसोलिडेशन का दौर हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके सुदीप सर, ये दो चीज़ें तो बताई लोगों ने कि विदेशों में क्या चल रहा है, आप लोग इस मार्केट को कैसे समझ रहे हैं? एक तो ये हो गया कि भाई साहब उधर बहुत ब्याज दरें बढ़ गई हैं, तो फंड वाले बेच बाज के उधर ले जाएंगे, उधर डॉलर टर्म में 5% मिलेगा तो इधर मैं क्यों आऊँगा? एक थ्योरी है और ये सही भी है, फैक्चुअल है। लेकिन हमारे बाज़ार में भी तो एक थ्योरी चल रही है कि हमारे पास बहुत पैसे हैं, डोमेस्टिक सप्लाई खूब है, सपोर्ट कर रहे हैं, 15,000 करोड़ रुपए हर महीने आ रहे हैं। लेकिन कहीं तो ये ब्रेक होगा ना, ये सिस्टम। अगर यही सिस्टम चलता रहे तो फिर क्या बढ़िया। कैसे देख रहे हैं सुदीप सर आप लोग मार्केट को? नीरज जी देखिए, मैं प्रकाश जी से सहमत हूं कुछ हद तक, पर उसमें मैं और एक छोटा टिप्पणी करना चाहूंगा कि जो लूज मनी पॉलिसी ये कोविड के टाइम से नहीं, ये 2008 से चल रहा है। जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तब से ये लूज मनी पॉलिसी चल रहा है, और इसके कारण लिक्विडिटी भयंकर है ग्लोबल इकोनॉमी में। आज भी लिक्विडिटी जबरदस्त है, और ये लिक्विडिटी का ही खेल है जो हम देख रहे हैं। इसीलिए इन्फ्लेशन कम नहीं हो रहा है और सारी समस्याएं यूएस मार्केट में है। अब रही बात इंडिया की, इंडिया में एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ। मैं 2005 से लेके 2010, 12, 14 तक बात करूंगा। देखिए, तब जब एफआईआईज बेचते थे हमारा मार्केट गिर जाता था और वहां पे कोई सपोर्ट नहीं होता था। पर आज एक तगड़ा सपोर्ट है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का, वो म्यूचुअल फंड के जरिए हो या इंश्योरेंस के जरिए हो या और किसी पेंशन फंड के जरिए हो, एक अच्छा सपोर्ट आ रहा है। इसका कारण यह है कि हमारे यहाँ जबरदस्त फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स हो रहा है। पहले क्या था कि पैसा बैंक में रहता था, वो तकिए के नीचे रहता था, ऐसा एक स्थिति था। अब ये जनधन आ गया, फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ गया, और ये सब मिला के जबरदस्त फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग हो रहा है। इसके चलते तगड़ा रकम डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मार्केट में ला रहे हैं, और ये मार्केट को एक लेवल का स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। इसीलिए देखिए, पिछला एक महीने के ऊपर एफआईआई जबरदस्त बिकवाली कर रहे हैं, उसके बावजूद इंडियन मार्केट में ऐसा कोई बहुत बड़ा डेंट नहीं दिखा। हाँ चलिए, 2200 के आसपास ऑल टाइम हाई हो गया था, वहां से थोड़ा नीचे आ गया, वही घूम रहा है, आधा % ऊपर आधा % नीचे, ऐसा चल रहा है। बेस्ड ऑन मल्टीपल न्यूज फ्लोज, एफआईआईज का बिकवाली, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का बाइंग, पर बाय एंड लार्ज हम लोग एक ऊपर लेवल पे आ गए हैं और उसी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि मैं इसको ऐसा बुरा कुछ नहीं मानूंगा, क्योंकि एक लेवल ऊपर आने के बाद कंसोलिडेशन मार्केट के हेल्थ के लिए सही होता है कि अगला ट्रिगर जब आए तो बेस सॉलिड रहे। दूसरी बात, इंडियन फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग जो हो रहा है वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंस्टेड ऑफ एसेट्स बीइंग अनप्रोडक्टिव, वो प्रोडक्टिव काम में आ रहा है, किसी ना किसी तरह से मार्केट में आ रहा है। इसका मतलब कैपिटल फॉर्मेशन में सपोर्ट कर रहा है, इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है, ये भी अच्छी बात है। और फाइनली एक बात ये है कि पहले क्या होता था कि इंडियन मार्केट का ऊपर जब जाता था तो सारा फायदा, जो हम कहते हैं लूजली कहते हैं, बहुत लूजली बात है पर एक तरह से सही भी है, कि विदेशी निवेशक को फायदा मिलता था, हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स मार्केट में रहते ही नहीं थे ज्यादातर। आज वो नहीं हो रहा है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर को भी पैसा बन रहा है, और ये कोविड के टाइम से आज तक अगर देखेंगे ज्यादातर इन्वेस्टर ने पैसा बनाया है। तो ओवरऑल मैं इतना मतलब नेगेटिव या इतना मतलब अनफेयर तरीके से मैं इसको नहीं देखूंगा। मैं तो ये कहूंगा कि जो भी डेवलपमेंट मार्केट में हुआ है इंडियन मार्केट में, वो एक अच्छा डेवलपमेंट है इंडियन कैपिटल मार्केट्स के लिए। और आने वाले दिनों में ऑफ कोर्स डिपेंड करेगा ऑयल प्राइसेस कहाँ रहता है, क्योंकि वो एक चीज ऐसा है जो कि हमारे कंट्री में किसी के कंट्रोल में नहीं है। ऑयल प्राइस अगर ऊपर चला गया वापस तो इंडियन इकोनॉमी में दबाव आएगा, पर ऑयल प्राइस जो लग रहा है अभी शायद इसी रेंज में रहेगा, 75 से 85 तक जो एस्टिमेट्स आ रहे हैं। अगर इसी रेंज में रहता है तो इंडियन इकोनॉमी, इंडियन मार्केट चलता रहेगा। जी आशीष जी, आप लोग मंडे से फ्राइडे तक के बीच में बहुत सारी मीटिंग करते होंगे,
ना उसमें डिस्कस करते होंगे कि ये मार्केट में क्या करना है, कैसे चलना है, क्या, वो मुझे बताइए क्या डिस्कशन करते हैं आप लोग, कैसे इस मार्केट को, मतलब वो वाली बातचीत जो आप मतलब अपने लिए करते हैं वो वाली समझाइए हमें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो नीरज जी देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि कहीं न कहीं थोड़ा कंसर्न मार्केट में डेवलप होना शुरू हुए। जैसे थोड़े दिन पहले बात शुरू हुई कि स्मॉल एंड मिड कैप में काफ़ी फ्रेंजी बन चुकी है, वैल्यूएशन का डिस्कम्फर्ट है और जिसके चलते एक कहीं न कहीं एक बाज़ार में एक बात शुरू हो गई थी कि लार्ज कैप अब काफ़ी अच्छा करेंगे। बट जैसे ये बात शुरू हुई उसके बाद सडनली हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स जो है वो करीब-करीब 5 से 6% 2 महीने के अंदर में बढ़ गया। जो 100 का डॉलर इंडेक्स था वो 106 हो गया, जिसकी वजह से रुपया के अंदर में भी अच्छा खासा करेक्शन आया और साथ ही साथ आपने देखा कि ये हुआ क्योंकि यूएस का जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट है वो करीब 22 साल के हाई पे आ गया। यूएस का 10 ईयर जी सेट जो है वो करीब 16 साल के हाई पे आ गया। तो ये कहीं न कहीं एफआईआईज़ के लिए, एफपीआईज़ के लिए एक बड़ा कंसर्न की सिचुएशन आई और जिसके चलते हमने एक अच्छी खासी सेलिंग देखी और ये सेलिंग कहाँ आई? ये सेलिंग आई वापस लार्ज कैप के अंदर में। जिसके चलते जो कंसर्न कहीं न कहीं स्मॉल मिड कैप का बना था वो ओवरडन होके वापस से वहां पर रिकवरी आना शुरू हो गई और स्मॉल एंड मिड कैप वापस से अच्छा परफॉर्म करने लगे। तो मुझे लगता है मार्केट के अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ वो ये कि स्मॉल एंड मिड कैप जिसको लेके कंसर्न था कुछ दिन बना रहा, वहां पे सेलिंग आई, लोगों ने सोचा कि अब कहीं ना कहीं ओवरवेट पोजीशन लार्ज कैप के ऊपर करना है, वो वापस से बाजार का रुख जो है वो स्मॉल और मिड कैप की तरफ बढ़ने लगा। और अब आप देखिए डोमेस्टिक फ्लोज कहाँ है, तो डोमेस्टिक फ्लोज में अगर से आप म्यूचुअल फंड का पैसा देखिए या पार्टिसिपेशन देखिए तो ज्यादातर जो फ्लो है वो आ रहा है स्मॉल और मिड कैप स्पेस के अंदर में और वहां पर पे भी मेरे को लगता है नीरज जी बहुत सेलेक्टिव होने की जरूरत है। अब सेक्टर रोटेशन बहुत जबरदस्त होगा क्योंकि अभी तक ब्रॉड बेस रैली थी और अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक रैली देखने को मिलेगी। एक छोटा सा एग्जांपल मैं लूं कि आज अब कैपिटल गुड्स की हम बात करते हैं, हम काफी पॉजिटिव रहे इस पूरी थीम के अंदर में। प्राइवेट केपेक्स, गवर्नमेंट केपेक्स दोनों ही यहाँ पर एक रिकवरी फेज में आना शुरू हुए। तो आप उसमें देखिए एलएनटी का परफॉर्मेंस क्या रहा और उसी समय पे लास्ट अगर से 1 से 1.5 महीने की बात करें तो उस समय पे जो उसके पीयर्स था उनका परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा एक गैप आना शुरू हो गया। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब एक सेक्टर के अंदर में भी मार्केट अलग अलग लीडर को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। हर सेक्टर के अंदर में उस तरह की ब्रॉड बेस तेजी नहीं है। तो ये मुझे लगता है आने वाला जो समय है ये बहुत ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक हो जाएगा। इसमें अभी कोई जल्दी बड़े ट्रिगर मिलने की संभावना कम है क्योंकि जब आप देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट इस तरह के हाई पे जा रहे हैं, डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, तो ये कंसर्न तो वोलेटिलिटी बाजार में बनी रहेगी। अच्छी बात है कि डोमेस्टिक फ्लोज बाजार को डाउनसाइड प्रोटेक्शन करके देंगे, बट एट द सेम टाइम कोई सिग्निफिकेंट रैली भी बाजार में आ जाए ऐसी सिचुएशन में उसकी संभावना कम है और जो यही बताती है कि सेक्टर और स्टॉक्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की अब जरूरत बनती है नजर आई। आशीष भाई, जो कि आप मिड कैप की बात ले आए तो मैं एक दो हफ्ते पुराना इश्यू है लेकिन मैं उस पर आपकी बहुत क्विक राय चाहता हूँ। एक डिबेट चल पड़ी थी बाजार में कि ये लार्ज कैप वाले जो है ना ये मिड कैप से जलते हैं और इन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि मिड कैप क्यों चल रहे हैं, इतना लार्ज कैप चलने चाहिए। तो उस चक्कर में बेचारे मिड कैप को एक दिन 1500 पॉइंट गिरा दिया था, लेकिन उनका ये वार खाली गया, मिड कैप फिर चल पड़ा, वो फिर गिर पड़े। आप मानते हैं कि ऐसा कुछ है? क्योंकि इसमें मैं ये सीरियस नोट पे बताता हूँ, तो मैं मजाक में कह रहा था, मजाक मतलब बात सीरियस है लेकिन मजाक में मैंने इसलिए कही कि हमने लास्ट वीक एक डिस्कशन भी किया था इस पर। उसमें एक रिसर्च की गई और ये निकाला गया कि मिड कैप आज भी सस्ते हैं लार्ज कैप के सामने। ये एक मतलब ज़बरदस्ती का भ्रम बना दिया गया लोगों ने कि मिड कैप बहुत महंगे हो गए हैं, इनको बेच देना चाहिए। आप जरा लार्ज कैप उठा के देखिए ना, और जो रिस्क की बात कर रहे हैं वो सिस्टमिक रिस्क होता है। अगर यूएस में फॉल आएगी तो वहाँ पे ऐसा थोड़ी कि बड़े वाले भाई बचे रहेंगे और सब मिड कैप भी बिक जाएंगे, सब गिरते हैं। तो ये तो थ्योरी उन्होंने गलत साबित कर दी मेरे सामने। अच्छा, चूंकि डेटा था इसलिए मैं काउंटर नहीं कर पाया, तो भाई अब चूंकि सामने दिखा रहे हैं, ये देखो, आप बताओ मेरे कोई सिस्टमिक रिस्क है कि नहीं है। तो आप कौन से कैंप में हो ये बताओ आशीष जी, क्विकली। नहीं, बिल्कुल मैं भी वही कहना चाह रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं एक नैरेटिव बना और जिसके चलते एक अननेसेसरी प्रेशर आपको स्मॉल मिड में है। मैं भी यही मानता हूँ कि अगर से बाजार में जब भी सेलिंग आएगी तो वो ये देख के नहीं आएगी कि स्मॉल मिड ना गिरे और लार्ज कैप गिरे, वो जब आएगी वो सभी में आएगी। इनफैक्ट लार्ज कैप क्योंकि और प्रोन है टुवर्ड्स एफआईआई ओनरशिप के चलते, तो वहां प्रेशर बनेगा। हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा नीरज जी की सेलेक्टिव होने की जरूरत है। देखिए किसी किसी जगह पे पीई मल्टीपल, जहां पर आप चलिए पीई मल्टीपल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है
पीजी रेशियोज अगर से आपके बहुत ज्यादा एग्जॉर्बिटेंट हो गए हैं, वहां आपको जरूर कंसर्न की बात है कि भाई अगर से पी मल्टीपल 50 है और अर्निंग ग्रोथ आपकी 20 की भी नहीं आने वाली है, तो डेफिनेटली वहां पर पे कंसर्न है। पर मेरा मानना है अगर से पी मल्टीपल 40 है और आपकी ग्रोथ भी 30-35% की आ रही है, तो वहां पर इतना घबराने की जरूरत नहीं है। और इंपॉर्टेंट है कैश फ्लोज को देखना। अगर से कंपनी कैश फ्लोज बना रही है और इस तरह के पीजी रेशियो, तो मेरे हिसाब से स्मॉल एंड मिड कैप में इतना घबराने की जरूरत नहीं है। टू बी प्रिसाइज आपके प्रश्न का आंसर, और मेरे हिसाब से उसके अंदर में जरूर सेलेक्टिव हो सकते हैं, बट स्मॉल एंड मिड कैप विल कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म, ये मेरा मानना है। प्रकाश जी, आपकी थ्योरी क्या है इस पे, बताइए। सो देखिए, इसमें ऐसा है नीरज भाई कि जब मार्केट नए हाइस के मतलब ऑल टाइम हाइस के नजदीक हो या स्टॉक 52 एक हाई के नजदीक हो, तो ना टेक्निकल एनालिसिस, और आशीष जी की बात से मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि आशीष टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, तो टेक्निकल्स को छोड़ के फंडामेंटल की बात कर रहे हैं। तो होता ये है ना कि अब आपके स्टॉक्स इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि यहाँ से आगे जिसको ब्लू स्काई टेरिटरी कहते हैं कि भाई हमको अंदाजा नहीं लग रहा कि इसकी चाल पहले कैसी थी, कैसे रिपीट होगी, क्या वापस दोहराया जाएगा, तो ये एक नई टेरिटरी में। और जो आशीष ने बोला कि बिल्कुल सही है कि अर्निंग्स कैपेबिलिटी जो हमारे यहाँ मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज की जो पिछले 6-12 महीने में क्षमता जो दिखी है, ये आज तक पिछले कई सालों में नहीं दिखी। तो जो हो रहा है वो क्या हो रहा है कि अर्निंग्स री रेटिंग हो रही है, उसकी वजह से पी री रेटिंग भी हो रही है। होता ये है कि क्योंकि इसमें कुछ पैसे डाल के भी बहुत जल्दी असर आपको इम्पैक्ट दिखने लगता है, तो कोई छोटी कंपनी है जिसका 1200, 1500, 2000 करोड़ मार्केट कैप है, उसमें अगर 100 करोड़ और आ गए तो नेचुरली वहां एक थोड़ा सा ओवरबॉट वाली फीलिंग आने लगती है। तो चूंकि स्मॉल कैप मिड कैप में ये असर ज्यादा दिखता है इनफ्लोज का, वो बहुत जल्दी तेज भाग जाते हैं और बहुत जल्दी आपको उसमें मोमेंटम आना शुरू हो जाता है। लेकिन सब संभलना लोगों को इस उससे है कि लिक्विडिटी आपकी ऑन द वे डाउन जिसमें मेंटेन्ड है, जहां पे आपको लगता है कि मौका लगेगा, आप चाहे जो भी स्टॉप लॉस की बात करें टेक्निकली, जब मार्केट गिरना शुरू होता है तो आपको चांस ही नहीं मिलता और लोअर सर्किट पे आप देखते रहते हैं कि अब अगले दिन किया जाएगा। सो आई थिंक वो जब सही कह रहे हैं कि सिलेक्टिवली अगर आप बिजनेसेस को समझे और आपकी ताकत 2-3 साल होल्ड करने की है और वो बिजनेस 2-3 साल में कोई तो उसमें कोई आंच नहीं आनी है, भाव को मत देखिए, तो आप स्मॉल कैप मिड कैप में कर सकते हैं। सो स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग बहुत अलग होता है। लार्ज कैप में मोमेंटम जो है उसको पॉजिटिवली प्ले किया जा सकता है, स्मॉल कैप मिड कैप में मोमेंटम ऑन द वे आपकी पॉजिटिव किया जा सकता है, आपको नीचे के लेवल पे नहीं, नीचे की साइड पे नहीं होता। आई थिंक सिलेक्टिव रहना तो पहले से मार्केट में जरूरी है, कोई ऐसी नई चीज नहीं हम बता रहे, बट डरने वाला कोई माहौल है नहीं एज लॉन्ग एज योर सिलेक्शन ऑफ स्टॉक इज राइट। तो हमेशा यही चीज हम बोलते आते हैं। प्रकाश सर, लगने लगी है ये बात बहुत ही वैलिड है और आप सब लोग भी इसको कह रहे हैं। जब हम लोग इस तरह की डिबेट करते हैं, चर्चा करते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आप 5000 स्टॉक लिस्टेड तो सबसे नीचे का जो 4999 वाला स्टॉक की बात हम लोग कर रहे हैं। जब मिड कैप की बात कर रहे हैं तो ढंग के बात कैप की बात कर रहे हैं, और जब लार्ज कैप की बात भी कर रहा हूँ तो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसी फार्मा कंपनी जानता हूँ पिछले 10 साल से अंडर परफॉर्म कर रही है और बहुत बहुत बड़ी कंपनी है वो, देश की कुछ नहीं कर पाता, चवन्नी नहीं बनी किसी का आज तक, लेकिन देश की बहुत बड़ी कंपनी है फार्मा, तो वो लार्ज कैप में भी है। और कुछ बेचारे मिड कैप है जो 10 गुना हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनको मिड कैप और ऐसी हेयर नज़र से देखते हैं कि अरे जब गिरेगा तो यही पहले गिरेगा। ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। स्टॉक है, सिस्टमिक रिस्क सबके साथ है। लेकिन अभी सुदीप जी ने और आप लोगों ने, आपने भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि हमें मार्केट को ट्रैक करने के मैट्रिक्स बदलने की ज़रूरत है। जैसे संविधान का मूल ढांचा होता है ना, बेसिक स्ट्रक्चर, तो वो तो बदल नहीं सकते आप, वरना तो सुप्रीम कोर्ट गिरा देगा आपका केस ही। लेकिन मार्केट का जो बेसिक स्ट्रक्चर ना, वो हो गया चेंज। अब आपको नए मैट्रिक्स के तहत मार्केट को देखना पड़ेगा। जैसे कि अब ये बदलाव हो गया ना कि एफआई बेचते रहते हम नहीं गिरते, क्योंकि हमारा डोमेस्टिक फंड आ गया। अभी सुदीप जी ने इसको दिखाया, और सही बात है, 15,000 करोड़ हर साल आ रहा है, हर महीने आ रहा है। वैसे ही क्रूड आज $90 के आसपास है, ऊपर है। क्या फ़र्क पड़ा? कोई ओएमसी कंपनी गिरी क्या? दाम भी नहीं बढ़ा पा रहे बेचारे पेट्रोल डीजल के, फिर भी वहीं पे हैं। शायद मार्केट को देखने के नज़रिए में बदलाव की ज़रूरत है। इसको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ, फिर आप दोनों से मुझे एक जवाब चाहिए इस पर। एक रिपोर्ट आई थी अभी, आप लोगों ने ज़रूर पढ़ी होगी, SBI की, जिसमें ये कहा गया था कि जो हाउस होल्ड सेविंग्स है वो GDP के संदर्भ में 11 साल के लो पे चली गई है। ठीक है, तो मैंने इस बारे में बात की, भाई ये तो बहुत सारे जगहों पे इसकी आलोचना होने लगी, देखिए ये सब पॉलिटिकल इशू बना दिया लोगों ने। तो उसको समझने की ज़रूरत है। लोगों ने लोन लेके घर खरीदे हैं, एसेट्स क्रिएट किए हैं, कैपिटल फॉर्मेशन किया है।
इसलिए आपको सेविंग नीचे दिख रही है, इसलिए नहीं उन्होंने पिज्ज़ा खा के उड़ा दिया पैसा। तो वो कई बार होता है कि एसेट क्रिएशन में आपकी डोमेस्टिक सेविंग कम होती है, तो एक पॉजिटिव साइन होता है। ये भी एक बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है, भारतीय मानसिकता में चेंज हुआ है। तो मेरा सवाल फिर मैं वहाँ पे लेके आता हूँ, क्या हमें मार्केट को ट्रैक करने के नज़रिए में बदलाव की ज़रूरत है? पहले सुदीप जी आप, फिर आप सवाल कीजिए। सुदीप सर, मार्केट को ट्रैक करने का नज़रिया बदलना चाहिए? नीरज जी बिल्कुल सही बात है, और यही मैं बता रहा था कि फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग जो हुआ है, आपने घर खरीदने का एग्जांपल दिया, आदमी ने घर खरीदा, आदमी ने शेयर खरीदा, मे बी ही हैज बॉट पुट मनी इन म्यूचुअल फंड्स और बॉट सम लार्ज इंश्योरेंस पॉलिसीज। तो वो घर में या बैंक में जो पैसा पड़ा रहता था, वो एक्चुअली नाउ बिकमिंग प्रोडक्टिव एसेट। तो ये तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट हो गया इंडियन मार्केट में। और एक दूसरा छोटा पॉइंट बट मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि बहुत सारे इंडियन कंपनीज ऐसे हैं जो कि आज सारा दुनिया में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या अपना कमोडिटी जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बेच रहे हैं। ये भी शायद हम लोग अभी तक पूरी तरह से इसको समझ नहीं पा रहे हैं। अब देखिए, एक कंपनी लार्सन टुब्रो की बात करते हैं। आज लार्सन टुब्रो का जो ऑर्डर बुक है, उस ऑर्डर बुक का करीबन लगभग वन थर्ड से 1/4 के बीच में सऊदी अरेबिया से आ रहा है, गल्फ से आ रहा है, गल्फ कंट्रीज से आ रहा है। एक पैराडाइम शिफ्ट हो गया। अब इसको आप मल्टीनेशनल बोलेंगे, क्या बोलेंगे मुझे मालूम नहीं है, पर अभी तक वो जगह पे और उस नजरिए से हम लार्सन टुब्रो को नहीं देख रहे हैं। हम उसको कंपेयर कर रहे हैं अपने बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंपनीज के साथ, वेरएज वो एक दूसरे लेवल पे पहुंच रहा है। तो जरूर ये जो हम लोग जो यूजुअल यार्डस्टिक या यूजुअल कंपैरिजन करते हैं, वहां पे थोड़ा बहुत नजरिया बदलने का समय जरूर आ गया है, तभी हमको सही रिजल्ट मिलेगा। और देखिए, जो पी मल्टीपल हम लोग कंपेयर करते हैं, अब पी मल्टीपल कंपेयर कर रहे हैं, पर ग्रोथ पोटेंशियल जो है वो शायद हम लोग कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं बहुत सारे सेक्टर्स में। कुछ जगह पे गलत कैप्चर भी कर लेते हैं, जैसे वो प्लेटफॉर्म कंपनीज आए थे, थोड़ा ज्यादा ही एक्साइटेड हम सब लोग हो गए थे, वो वहां पे भी थोड़ा रिस्ट्रेन करना जरूरी है। पर ऐसे बहुत मिड कैप लार्ज कैप कंपनीज हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक पैराडाइम शिफ्ट हो गया उनके बिजनेस डायरेक्शन में, बिजनेस एक्युमुलेशन में, पर वहां पे अभी तक वो एप्रिसिएशन नहीं आया। और एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूं, जो यूके इंडिया एफटीए, पता नहीं अब इस महीने हो जाएगा या दिवाली में हो जाएगा, पर ये सुनने को आ रहा है कि इट्स ए डन डील। अगर ये डन डील होता है तो टेक्सटाइल कंपनीज, पर्टिकुलरली कुछ गिने चुने टेक्सटाइल कंपनीज जो ये कॉरिडोर में अच्छा पकड़ है, उनके लिए तो एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट हो जाएगा। तो अब वो कैच करना, वो एनालाइज करना बहुत जरूरी है। मैं यही आपको बताना चाहता हूँ। नहीं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही अभय जी। जो मैंने कहा ना, मैट्रिक्स चेंज हो रहे हैं, मार्केट नज़रिया, क्योंकि पिछले आप लोग देखिए ना, आप हम लोगों से हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस आपका मार्केट गए 3-4 सालों से, खास तौर पे हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट में बहुत सारे इवेंट नॉन इवेंट बन जाते हैं। हाँ, पहले था कि अरे क्रेडिट पॉलिसी आई, मार्केट में एकदम सबकी सांस रुकी रहती थी। अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है क्रेडिट पॉलिसी आई चली गई, बजट के दिन भी ऐसा कोई बहुत। इसका वजह शायद ये है कि मार्केट ने अपने आप को थोड़ा मैच्योर किया, डेप्थ बढ़ी है उसकी। और अगर एक टॉप नॉच आईटी कंपनी 80 के मल्टीपल पे मिल रही है, तो मिड कैप को भी हक है कि वो 80 के मल्टीपल पर रहे। ठीक है ना, ये मतभेद नहीं होना चाहिए कि इधर भेदभाव चल रहा है उधर। अरे भाई, आपको भी गिरना चाहिए ना, आपका इंडस्ट्री भी 22 का है, आप 80 भी क्यों बिक रहे हैं? तो जब आप बिक सकते हैं तो वो भी बिक सकता है, उसका भी धंधा उतना ही बड़ा है। तो शायद मार्केट को देखने के नज़रिए में कोई बदलाव है। आप तो जो कि स्टॉक खरीदते बेचते रहते हैं, आप तो फंड मैनेजर हैं। नहीं, आया है और आना भी चाहिए नीरज जी, बिकॉज जैसे आपने सेविंग्स रेट की बात करी, मैं 20 साल पहले देखता था, लोग कहते थे इंडिया का सेविंग्स रेट 33% है, दुनिया में सबसे ज़्यादा, चाइना का उससे कम है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। और मुझे बहुत डाउट होता था कि ये क्यों अच्छा है, क्योंकि आप जो भी सेविंग है, वैसे ही हमारी कंट्री बहुत अमीर तो है नहीं, तो जो भी बची कुची सेविंग आप बैंक में डाल रहे हैं उसको, और फिर बैंक डिसाइड कर रहा है मैं किसको दूं, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो सेविंग तो एक्चुअली गिरनी चाहिए, क्योंकि आप कंजम्पशन कर रहे हैं, मतलब इकॉनमी बढ़ रही है, नौकरियां मिल रही हैं लोगों को, फैक्ट्रियां लग रही हैं, डिमांड बढ़ रही है, उसको देख के फॉरेन इन्वेस्टर आएंगे जो कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। तो अब वो नज़रिया आ रहा है। अब लोग कह रहे हैं कि हाँ, एक लेवल से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यूएस ने 40 साल निकाल दिए 2-3% सेविंग रेट पे,
तो वो उस कंट्री को कोई हक नहीं है कि वो इंडिया को बताए कि हमारा क्या सेविंग रेट होना चाहिए। नेगेटिव सेविंग रेट पे है, और जो तकलीफ में है अभी वो इसलिए कि नेगेटिव सेविंग रेट में चले गए। मैं नहीं कहता वहाँ पे हमें जाना चाहिए, पर हम अभी भी उस सिचुएशन में जो है अपना सेविंग रेट और कम कर सकते हैं, कंजम्पशन और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो कंजम्पशन को देख के फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे, क्योंकि मार्केट में डेप्थ दिखेगी। तो ये नज़रिया ऑलरेडी इकोनॉमिस्ट का भी बढ़ रहा है। अब जो नए इकोनॉमिस्ट हैं वो ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, वो देखना चाहते हैं डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, हम अपने पैसे से कितनी कैपिटल बढ़ा रहे हैं अपनी, हम कितनी बड़ी फैक्ट्री लगा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड कर रहे हैं। तो ये ड्राइव करेगा अगले 5-10 साल का ग्रोथ कंट्री का और स्टॉक मार्केट का, क्योंकि अलग नहीं कर सकते आप दोनों को, साथ में ही चलेंगे। अगर देश का जीडीपी बढ़ेगा, स्टॉक मार्केट का मार्केट कैप भी बढ़ेगा, थोड़े ज़्यादा मल्टीपल से बढ़ेगा, पर अपॉर्चुनिटी वहीं से आएंगी। तो ये मीट्रिक बिल्कुल, और इसमें जब बात आती है तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्टर्स अब ज़्यादा मतभेद कर रहे हैं कि बड़ी कंपनी, ऑब्वियसली कैपिटल फॉर्म में देखिए L&T एक अलग लेवल की कंपनी है, पर कोई ये नहीं कह रहा कि सिर्फ L&T ही देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकती है। और भी बहुत सी कंपनीज हैं जो आगे जाके L&T बन सकती हैं, बिल्कुल बन सकती हैं। तो अब मार्केट का ध्यान उसमें, तो अब मैं नहीं कहता कि सब बन जाएंगी, 10 कंपनियां 10 की 10 बन जाएंगी, पर एज एन इन्वेस्टर आपको भी कहीं तो बेट लेना पड़ेगा ना कि भाई ये कंपनी है जो मेरे को पिछले 20 साल में जो L&T ने किया, ये अगले 10 साल में करके दिखा सके। आई एग्री। देखिए, अगर देश में 100 इन्वेस्टर हैं तो उसमें से 10 HNI होंगे जिनके पास बहुत पैसा है, जो करोड़ों की पोजीशन लेते हैं, लेकिन 90 जो करोड़ों की पोजीशन लेते हैं उनके लिए रन रेट मैटर करता है सर। अगर 20% की ग्रोथ मुझे मिल रही है तो मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है रादर की बहुत सेफ है ये, लेकिन ये 3% ही रिटर्न देगा, तो वो क्या करना है उसको, भाई आप लगाओ ना, आपके पास हज़ारों करोड़ हो तो आप लगाओ, 3% रिटर्न लो आप। तो रन रेट का इशू होना चाहिए। और इस यही फर्क आपको दिख रहा है मार्केट में कि जब मार्केट में बिकवाली हो रही है तो FPI वाले स्टॉक बिक रहे हैं, लार्ज कैप ज़्यादा बिक रहे हैं अभी भी। यस, मिड कैप में क्योंकि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है वो ज़्यादा मिड कैप में फोकस्ड है, उसको हायर रिटर्न चाहिए, वो रिस्क लेने को तैयार है। बहुत सारे दिग्गज बैंक 3 साल में 0 रिटर्न पे खड़े हैं, उनकी कोई आलोचना नहीं करता, लेकिन अभी एक मिड कैप बेचारा हल्का प्राइवेटली आलोचना करते हैं प्राइवेटली करते हैं अच्छा, इसी मोड़ में एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है। ब्रेक से लौट के आते हैं तो 2 सेक्टर्स पे मुझे आप लोगों के क्विक कमेंट चाहिए, एक IT पर और एक FMCG पर। IT पे अब चूंकि रिजल्ट का सीजन बिल्कुल शुरू होने वाला है और रेजिलियंट है इसमें मतलब IT स्टॉक्स हमारे बहुत मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। अब TCS ने कहा कि हम बाईबैक भी विचार कर रहे हैं, और FMCG के जो नंबर है बिजनेस अपडेट के वो बहुत इनकरेजिंग नहीं लगे मुझे, उसका क्या रीज़न है उस पर बातचीत करेंगे। छोटा सा ब्रेक, लौट के तुरंत आते हैं। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से, और हम बातचीत कर रहे हैं बाजार की उलझन पर कि क्या उलझन क्या है, इसको कैसे समझा जाए। एक शेयर भी किसी ने कहा था, अहले दानिश ने बड़े सोच के उलझाई है, आसानी से नहीं सुलझेगी, लेकिन आज हम सुलझा के मानेंगे। आज मैंने कहा था ब्रेक के बाद हम समझेंगे कि ये क्या है। तो 2 सेक्टर जो हमने क्वेश्चन रखा है कि IT इतना रेजिलिएंट क्यों है जबकि US में इतनी तकलीफें हैं, और FMCG के बिजनेस अपडेट्स बहुत इनकरेजिंग नहीं है, क्या व्यू आपका? IT एक तो काफ़ी करेक्ट हुआ है अपने पीक लेवल से, और जो एक मार्केट में परसेप्शन है कि काफ़ी डिफेंसिबल सेक्टर है। तो अगर आपको कहीं और समझ में नहीं आ रहा, आप रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप IT स्टॉक्स ले लीजिए, अर्निंग्स ग्रो ना करें पर सेफ हैं, तो एक डिफेंसिबिलिटी है उसमें, बाईबैक का भी सपोर्ट मिल जाएगा। अच्छा, अब डर लगता है, देखिए अब TCS ने रिजल्ट्स के पहले बाईबैक, तो जब रिजल्ट्स के पहले कोई खुशखबरी आती है ना तो हमारे ऐसे इन्वेस्टर थोड़ा घबराते हैं कि भाई पीछे पीछे क्या आ रहा है ये। तो होपफुली मैं नहीं कह रहा कि रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे, मुझे नहीं मालूम, पर बाईबैक करते रहते हैं, अच्छी है ये एक बात सारी IT कंपनीज की अच्छी है कि डिविडेंड हो या बाईबैक हो, कैश वापस करते रहते हैं इन्वेस्टर्स को, भरपूर देते रहते हैं, जितना कमाते हैं उसमें से मेरे ख्याल से 60-70% वापस आ जाता है इन्वेस्टर। अभी पिछले बाईबैक के प्राइस पे पहुंचा नहीं भाव, हाँ, दोबारा फिर आ गया, हाँ, तो अब गुड। मेरे को लगता है अर्निंग्स ग्रोथ जो है IT का दिखाना पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता कि इस क्वार्टर में, अभी एक्सेंचर के भी रिजल्ट्स आए थे, उन्होंने गाइडेंस भी कम करी अपनी, तो एक्सेंचर जैसी कंपनी जो उसी लेवल का काम करते हैं जैसे हमारे TCS इन्फोसिस करते हैं, अगर उनके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं है, गाइडेंस इतनी अच्छी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि इंडियन कंपनीज की उससे बेटर रिजल्ट्स होंगे, या क्योंकि एक उसी इन्वायरमेंट में सब काम कर रहे हैं। तो एक मुझे लगता है कि इस क्वार्टर ही नहीं, अगले क्वार्टर तक भी थोड़ा अर्निंग्स पे प्रेशर रहेगा, गाइडेंस कोई बहुत धमाकेदार नहीं होगी, पर एट द सेम टाइम मुझे नहीं लगता कि अर्निंग्स कम हो जाएंगी। थोड़ा रुपये का गिरने से डॉलर का सपोर्ट है उनको, तो अर्निंग्स डॉलर में है तो उसका फायदा मिलेगा मार्जिन में उनको। और दूसरा, अट्रिशन रेट्स कम हुए हैं,
उसका भी फायदा मिलेगा। तो आई थिंक ये दो पॉजिटिव्स हैं, पर मैं देखना चाहूंगा कि आपका ऑर्डर बुक कैसी है, पाइपलाइन कैसी है, कितनी कन्वर्ट हो रही है। टूटी तो नहीं, डील कोई टूटी तो नहीं है, क्योंकि ये जैसे HCL कर रहे हैं कि बस बड़े बड़े कैप्टिव्स को आप अक्वायर कर रहे हैं, वो मैं उनको क्रेडिट नहीं दूंगा, क्योंकि उसमें आप पैसा दे रहे हैं, आपकी रिटर्न 5 साल 7 साल बाद बनेगी उसकी। तो वो तो पैसा दे के और बिजनेस लेने वाली बात है, मैं उसको क्रेडिट नहीं दूंगा फ्रैंकली। मुझे देखना है कि आप कैसे compete करके एक्सेंचर, IBM, कैपजेमिनी से आप 200 मिलियन 500 मिलियन डॉलर की डील्स ला पा रहे हैं, और ऑर्डर बुक पे क्या व्यू है और प्राइसिंग पे क्या व्यू है, वो देखना जरूरी है। और FMCG में प्रेशर है, प्रेशर इसलिए क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है, रूरल एरियाज में भी प्रेशर है, कंपटीशन भी बढ़ गया है, और इनपुट प्राइस प्रेशर अभी तक गया नहीं है, और क्रूड का अगर भाव बढ़ा वापस तो फिर से प्रेशर आ जाएगा। इनपुट जो अभी थोड़ा ईज हुआ था वो वापस आ जाएगा। कॉस्ट एस्केलेशन हर तरह से, उनकी फ्रेट में, लॉजिस्टिक्स में, और मल्टीपल्स इतने हाई हैं। मानसून भी अनइवन था, तो जितना हमने देखा है अभी रिसेंटली, जो रूरल स्पेंडिंग है वो रुकी हुई है, मतलब कोई वहाँ पे बड़ी स्पेंडिंग नहीं हो रही है। दिवाली पे भी जो हमारी बात हुई, अभी भी बड़े जो रिटेलर्स हैं, जैसे ऑटोमोबाइल के रिटेलर्स हैं, कोई ज़्यादा इन्वेंट्री अभी नहीं बढ़ा रहा है, वो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि दिवाली में बहुत बम्पर सेल होंगी। तो थोड़ा कॉशन है, मैं कहूँगा, पूरे सिस्टम में रूरल इकोनॉमी के। मैंने डिक्सन का इंटरव्यू किया था, मैंने उनसे पूछा कि वर्ल्ड कप है, कुछ बहुत ज़्यादा टीवी भी बिके? बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अब सबके पास हो चुकी है। हाँ, तो हो चुके आप कहा, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, कोई अलग से जाकर कोई नहीं खरीदा अलग बात है, बट इस पहले इन इवेंट का बड़ा फर्क पड़ता था, वर्ल्ड कप आ रहा खूब टीवी बिक रही, अब नहीं पड़ता वैसा। भारतीय बाजार काफ़ी महंगा मैच्योर हो गया। प्रकाश सर, आपका क्या व्यू इन दोनों सेक्टर्स पे? अब तो बस रिजल्ट का सिलसिला भी शुरू होने वाला है। आईटी में एक चीज बहुत क्लियर है कि जो चैलेंजिंग सिचुएशन इमर्ज हुई है यूएस को लेके, खास करके, और ग्लोबल मार्केट्स में भी, उस वजह से हर एक कंपनी का रिस्पॉन्स इस चैलेंज को पार करने का बहुत अलग दिख रहा है। तो अब एक जैसा एक तरफा कोई बिहेवियर या एक्सपेक्टेशन मेरे हिसाब से नहीं हो पाएगा, खास करके जो बड़ी कंपनी है। हर एक कंपनी अपना एक अलग अपना रही है तरीका इस चैलेंज को वो करने का। कोई कॉस्ट कंट्रोल करके कर रही है, कोई क्लाइंट एक्विजिशन करके कर रही है, जैसे आज ने बोला कि ये HCL की एक स्ट्रैटेजी आपको दिख रही है, विप्रो की अलग अपने उससे प्रॉब्लम से जूझ रहा है। तो मुझे लगता है लार्ज कैप आईटी में बहुत बॉटम अप बेसिस पे ही आपको रिवॉर्ड मिल सकता है, रिस्क रिवॉर्ड जो है फेवरेबल हो सकता है। वहाँ अभी भी इन्फोसिस कहीं ना कहीं कुछ स्कोर करता है। समय नहीं है ज्यादा, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा, पर 2-3 चीजें उसके बिजनेस मॉडल को जो उन्होंने पिछले 2 साल में मजबूत बनाया है, दैट कैन स्टार्ट यील्डिंग रिजल्ट्स। तो मुझे वो लगता है वहां पे वो होना चाहिए। और कुछ छोटी कंपनीज जो बहुत ही यूनिक काम कर रही है, जैसे साइंट है, तो एरोस्पेस के उसमें बहुत एयरलाइंस को सर्विस करके बहुत बढ़िया काम करते आ रहे हैं, और अब थोड़ा सा डिजाइन लेड मशीनिंग ये वो सब का भी काम आ रहा है। ये कंपनीज साइंट हो गई, सोनाटा हो गई, इस टाइप की कंपनीज में आपको थोड़ा सा वैल्यू दिखेगी, बट लार्ज कैप कंपनीज थोड़ी सी सुस्त रह सकती है, दैट इज वन। FMCG में मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम इतनी गहराई वाली है। हाँ, थोड़ा सा स्लो डाउन वॉल्यूम ग्रोथ में है, और जो फॉर्मलाइजेशन ऑफ FMCG हुआ है, जिसमें छोटे प्लेयर्स पहले 2 साल तक लड़खड़ा रहे थे जब GST आया और उसको उनकी सेल ग्रोथ नहीं हो रही थी। अब आप देखिए अनलिस्टेड स्पेस में बहुत सारी कंपनीज हैं जो MSME सेगमेंट में है, जो वेंडर की तरह शायद काम कर रहे हो बड़ी कंपनीज के। उनके डेटा को देखेंगे अगर, आपको समझ आएगी कि अब ब्रांड कंपेटिटिवनेस जो है वो FMCG में बड़ी कंपनीज को कहीं ना कहीं मार खाने, मतलब मार उसे पड़ना शुरू हो गई है। तो खास करके जो ब्रांड सेंसिटिव बिजनेसेस हैं या सेगमेंट्स हैं, वहां पे आपको मार पड़ी है। जहाँ पे ब्रांड कॉन्शियसनेस इतनी नहीं है, वहाँ बल्क वाले अभी भी वॉल्यूम ग्रोथ दिखा सकते हैं। जैसे ITC के बिजनेस में देखिए, तो वहाँ जहाँ वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है वहाँ ही रहा है। लेकिन आई थिंक रूरल इकोनॉमी को पिकअप होने में कुछ समय रहेगा। ये फेस्टिव सीजन से बहुत उम्मीदें हैं। मॉनसून में जो आगे पीछे थोड़ा बहुत हुआ, अगस्त सुस्त गया, सितंबर अच्छा गया या ज्यादा मॉनसून वाला गया, उस वजह से थोड़ा सा स्टेबिलिटी आने में टाइम लगेगा। लेकिन पोस्ट हार्वेस्ट, पोस्ट फेस्टिव सीजन आपको वापस एक देगा। तो इनफैक्ट FMCG इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। थोड़ी बहुत यहाँ वैल्यू बाइंग की गुंजाइश बनती हुई दिख रही है, बट अगेन वेरी सेलेक्टिव अगेन होना चाहिए। ये सेलेक्टिव खैर होना चाहिए। आजकल लोग हिसाब बहुत मांगते हैं लोग आजकल। पहले लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म ले लो, 10 साल बाद पूछना। अभी क्या 6 महीने में हिसाब दो भैया, 2 साल से क्या रिटर्न दिया HUL ने, जरा बच्चा बताइए आप। तो आप चुप हो जाते हैं, यार वाकई कुछ नहीं दिया उसने। तो आप कैसे समझाओगे सामने वाले को। एनीवे खैर, चतुर्मुता जी,
दोनों सेक्टर पे आपका क्या व्यू है? ठीक। तो नीरज जी, इसके आईटी का तो ऑब्वियसली देखिए स्लो डाउन, डिस्क्रिशनरी जो आईटी स्पेंडिंग है वो अभी भी कोई पिकअप हो नहीं रही है, डील कन्वर्जन्स को भी देखने की सिचुएशन है। बट जैसे हम कहते हैं कई चीजें प्राइस के अंदर में डिस्काउंट हो जाती है, और वो मेरा मेरा पहले भी आपके एक शो में मैंने बात की थी कि कहीं ना कहीं आईटी के जो प्राइसेस है वो ये चीज को डिस्काउंट कर चुके हैं। और ये आप बिहेवियर देखिए पिछले 2-3 महीनों में भी कोई बहुत बड़े करेक्शन नहीं देखने को मिले, उल्टा प्राइस की एक स्टेबिलिटी देखने को मिली। चाहे वो लार्ज कैप आईटी और मिड कैप आईटी में तो आपने देखा किस तरह से बिरला सॉफ्ट हो गया या परसिस्टेंट जैसे स्टॉक है जिन्हें इस एनवायरनमेंट में भी नए ऑल टाइम हाई बनाकर आपको दिए। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्राइस तो कुछ इंडिकेट करता है, और प्राइस तो यही बता रहा है कि भाई जो भी आने वाले 1 से 2 क्वार्टर का नेगेटिव है उसको ये प्राइस में डिस्काउंट कर चुका है। हाँ, जहां तक ये प्राइस के बढ़ने की बात है उसके लिए तो आपको डेफिनेटली जब तक आपका जो डिस्क्रिशनरी आईटी स्पेंडिंग बढ़ेगा नहीं, डील कन्वर्जन नहीं बढ़ेगा, एट्रिशन रेट कम नहीं होगा, तब तक के कोई बहुत बड़ी तेजी यहाँ देखने को मिलेगी नहीं। पर जैसे आपने बताया कि बायबैक का सपोर्ट या इस तरह का जो कैश फ्लो जनरेशन का सपोर्ट ये इन स्टॉक्स की डाउनसाइड को प्रोटेक्ट करेंगे। तो ब्रॉडली मेरा मानना है कि साइडवेज लार्ज कैप आईटी साइडवेज रहेगा, मिड कैप आईटी में सेलेक्टिवली बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देखने को नजर आ रही है, और वो कंटिन्यू रहेगा क्योंकि वहां या तो वो डिजिटल के अंदर काम कर रहे हैं, एआई के अंदर में काम कर रहे हैं, क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर काम कर रहे हैं, जहां पे ग्रोथ काफी अच्छी देखने को मिल रही है। या ईआर&डी स्पेस जैसे कि केपीआईटी जैसी कंपनी जो कंटिन्यूसली नए ऑल टाइम हाई बना रही है, क्योंकि वहां पर पे आप देख रहे हैं ग्रोथ जो है वो करीब करीब 18 से 20% का ग्रोथ कंटिन्यूस बेसिस पर मिल रहा है, जबकि जो बाकी मिड कैप आईटीज हो या लार्ज कैप आईटी हो जो 2 से 3% भी कांस्टेंट करेंसी ग्रो नहीं कर पा रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो वहां पर पे मार्केट उनको रिवॉर्ड करने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि एक साइडवेज ट्रेंड यहाँ बना रहेगा। अब जहां तक के एफएमसीजी का सवाल है, तो जैसे मैंने कहा कि हम जब भी वो बात कर रहे हैं कि पीई मल्टीपल आपके बहुत ज्यादा है और आपके पास ग्रोथ नहीं है, ना वॉल्यूम में ग्रोथ आ रहा है ना आपका रेवेन्यू ग्रोथ आ रहा है, क्योंकि प्राइसिंग पावर भी इस समय पर नहीं है, और एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन के कंसर्न की वजह से आपकी मार्जिन भी डेंट हुई है। तो जब तक रूरल इकोनॉमी पिकअप नहीं होगी, और अब जहां पे आप एल निनो की बात कर रहे हैं, जहां पे आप बात कर रहे हैं कि कैसे अभी रूरल में इनकम का भी कहीं ना कहीं उतना बड़ा ग्रोथ नहीं देखने को मिला, तो तब तक के कोई बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मेरे को नहीं लगता कि एफएमसीजी में आएगी। सेलेक्टिव पॉकेट्स कुछ वर्क कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ दिखाई, बट ब्रॉडली मुझे लगता है ये जो बाजार है इसने कुछ थीम्स अपने मन में अभी बैठा लिए, जैसे कि कैपिटल गुड्स हो गया या आपका आप उससे रिलेटेड थीम है, या वायर्स एंड केबल्स की थीम है जो प्रॉक्सी है कैपिटल गुड्स की, इस तरह की थीम में मार्केट पैसा लगाने को तैयार है क्योंकि वहां पर कंटिन्यूसली ग्रोथ देखने को मिल रही है। और एफएमसीजी जैसे स्पेस में जहां पर ग्रोथ नहीं है उसको मार्केट अभी एक वेट एंड वॉच में रहेगा, तो मेरे हिसाब से ये अंडर परफॉर्मेंस अभी भी बना रहेगा। ओके सुदीप सर, आज मैंने एफएमसीजी पे बहुत सारे बिजनेस डेवलपमेंट हुए थे जो रिपोर्ट्स आई थी उस पर हमने चर्चा की, तो एक पॉइंट ये निकल गया, आपको याद होगा कुछ दिन पहले भी, कुछ दिन का 1-2 दिन पहले ही जुबिलेंट फूडवर्क के लिए खबर छपी थी कि उन्होंने अपने बड़े वाले पिज़्ज़ा के दाम खूब काट दिए, फिर शाम को उन्होंने खंडन भी कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट को समझिए, तो मैंने उनसे बातचीत की एनालिस्टों से, तो उन्होंने कहा कि भाई लोकल जो पिज़्ज़ा वाले हैं ना उन्होंने जीना हराम कर रखा है भाई साहब। गलतफहमी में कोई न रहे कि मैं देश भर में नंबर 1 हूँ तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये फैक्ट है। तो उन्होंने बोला इंटेंसिव इतना ज़्यादा हो गया कंपटीशन कि अब आपके लिए बहुत चैलेंज है, प्लस इनपुट कॉस्ट आपकी बढ़ रही है। तो ये जो तरह तरह के हम लोग जब जैसे ही गुजरते हैं तो लापिडोज पता नहीं किसी तरह के ना पिज़्ज़ा के मिलते, ये कंपटीशन बढ़ रहा है कंपनीज़ के लिए। तो एफएमसीजी के लिए ये भी एक दिक्कत है कि जो अभी प्रकाश जी ने भी कहा कि बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो लिस्टेड नहीं है लेकिन वो बहुत इंटेंस कंपटीशन दे रहे हैं लिस्टेड प्लेयर्स को। क्या व्यू आपका क्या बनता है इन दोनों में, आईटी और एफएमसीजी में? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कंपटीशन जरूर इंटेंस हुआ है, और जैसे अनलिस्टेड प्लेयर्स जो है, दिग्गज अनलिस्टेड प्लेयर्स भी हैं, अच्छा कंपटीशन दे रहे हैं। पर एफएमसीजी में कुछ हद तक मैं प्रकाश जी के से सहमत हूँ। हम लोगों को तो लगता है कि एफएमसीजी में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आने वाले दिनों में आएगा। बिल्कुल सही बात है कि दबाव में है, पर यह भी सही है कि मॉनसून ऊपर नीचे करके बराबर सा ही हो गया है, तो शायद आने वाले दिनों में जो 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 क्रॉप अराइवल्स जैसे चालू हो जाएंगे करीबन नवंबर अक्टूबर एंड नवंबर से, तब क्रॉप अराइवल के साथ साथ रूरल इनकम में थोड़ा सुधार आएगा। और एक खास बात मैं जरूर ये दिमाग में रखता हूं कि देखिए इलेक्शन का सीजन है, स्टेट इलेक्शंस, बड़े बड़े स्टेट्स के इलेक्शंस आ रहे हैं, उसके बाद जनरल इलेक्शन है, और इस सीजन में, इस माहौल में रूरल इनकम को सफर करने देना शायद सरकार के लिए या रूलिंग पार्टी के लिए सही नहीं है।
तो रूरल इनकम को रिस्टोर करना, रूरल इनकम, रूरल जो वाइब्रेंस है उसको बरकरार रखना बहुत जरूरी है, और कुछ ना कुछ कदम लिया जाएगा इसको लेके। और अगर ऐसा होता है, जिसकी संभावना पूरी है, तो रूरल कंजम्पशन पिकअप करेगा, और एफएमसीजी कंपनीज जो कि रूरल इंडिया में काम करते हैं, जिनका ज्यादातर बिजनेस रूरल इंडिया में है, उसको बहुत फायदा होगा। और इसमें मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL का नाम कर जरूर लूंगा, और डाबर, ये दोनों कंपनीज के, डाबर के करीबन 40 से 50% और HUL के 30 से 40% बिजनेस रूरल इंडिया से आता है। तो इन दोनों कंपनीज का अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी आने वाले दिनों में मैं देख रहा हूं। इसके साथ मैं गोदरेज कंज्यूमर और मैरिको का भी जिक्र करूंगा। इंडिया में कंपटीशन है, चैलेंजेस है, पर इनका एक अच्छा खासा इंटरनेशनल बिजनेस भी है। और इंटरनेशनल बिजनेस में, जैसे हमने मैरिको का देखा है, जो अपडेट आया था, इंटरनेशनल बिजनेस में डबल डिजिट से भी अच्छा ग्रोथ आ रहा है, और वहां पे इनपुट कॉस्ट का इतना असर नहीं है, क्योंकि पास ऑन कर पा रहे हैं, जो प्राइस इंक्रीज पास ऑन कर पा रहे हैं। तो गोदरेज कंज्यूमर जो कि बहुत सारे जियोग्राफीज में काम करते हैं, मैरिको जो इंटरनेशनल मार्केट में काम करते हैं, यहाँ पे भी हम लोग पॉजिटिव है। तो एफएमसीजी में यही हमारा व्यू है, पॉजिटिव व्यू मेंटेन कर रहे हैं। आईटी में थोड़ा हटके व्यू मैं देना चाहूंगा। जो लार्ज कैप कंपनीज हैं, जो ट्रेडिशनल बिजनेस में है, वहां पे जरूर दबाव है, क्योंकि यूएस में बहुत अभी भी इकोनॉमिक सिचुएशन, नए ऑर्डर्स आना थोड़ा मुश्किल है, और वो दिख रहा है इनके परफॉर्मेंस से, इनके अनाउंसमेंट से। हमारा सलाह तो यही है कि लेट अस फोकस ऑन निश कंपनीज, मतलब जैसे ट्रैवल टूरिज्म, बहुत अच्छा ट्रैवल टूरिज्म काम हो रहा है सारा दुनिया में, इंडिया में नहीं, सारा दुनिया में। तो ट्रैवल टूरिज्म का जो आईटी का काम करते हैं, जैसे आप रेट गेन टेक्नोलॉजीज ले लीजिए, कोफोर्ज ले लीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ऑटोमोबाइल, यहाँ पे एक रेवोल्यूशन हो रहा है, ईवी में ट्रांजिशन हो रहा है। इस ट्रांजिशन में कौन आईटी कंपनी पार्टनर कर रहा है? परसिस्टेंट वहां पे जुड़ा हुआ है, तो वहां पे ध्यान दीजिए। प्रकाश जी ने एरोस्पेस की बात की, साइंट की बात की, तो ऐसे आप थीम पकड़ लीजिए, जो थीम इंटरनेशनली चल रहा है, और उसके साथ जुड़ा हुआ जो टेक्नोलॉजी कंपनी है, वहां पे फोकस कीजिए, आपका रिस्क बिल्कुल कम हो जाता है। ये हुई ना असली बात, फोकस एकदम रखिए। आप इंडेक्स मत देखिए ज़्यादा कि वो 20,000 21,000 है कि 15,000 है। धंधा देखिए और फोकस करिए, पैसे बनेंगे आपके। अच्छा, मेरे पास 1.5 मिनट है, तो मैं चाहता हूँ कि वीकेंड प्लान बताएं। प्रकाश जी, वीकेंड प्लान शुरू हो गया है या शो के बाद से होगा? नहीं, बिल्कुल शो के बाद है सर। ये शो करने के टाइम प्लान नहीं हो सकता कोई चीज का। मैं एक जाते एक ही चीज बोलना चाहूंगा, जो आपने जो एक सवाल आबेदी और स्टीव को किया था कि मार्केट को देखने का जो नजरिया चेंज हो रहा है ना, देखिए एक बहुत गोल्डन रूल है, इन द शॉर्ट टर्म बोलते हैं मार्केट इज अ डिस्काउंटिंग मशीन एंड इन द लॉन्ग टर्म इट इज अ कंपाउंडिंग मशीन। ओके, तो हर चीज जो हो रही है उसको डिस्काउंट मार्केट करेगा ही। आशीष ने भी बहुत अच्छी तरह से गाया, तो उसका टेंशन मत लीजिए, एज लॉन्ग एज यू आर इन द लॉन्ग टर्म गेम, जिसमें कंपाउंडिंग तो होनी होगी, तो वो समझ आएगी ना। तो ये काफी चीजें जो आपने जो आज हल करने की कोशिश की और बहुत अच्छी तरह से समझाया है, वो एक बहुत बढ़िया जगह पे बैठ जाएगी अपने हिसाब से। 50 ओवर में सेंचुरी मारनी है एक इनिंग में। अब आप एक रन करके मारो या छक्के से मार लो, चॉइस आपकी, मारनी है, लेकिन 50 ओवर के अंदर ही और इन द गेम रह के। 10 सेकंड में सुदीप सर, प्लान, वीकेंड का प्लान क्या है? जी, मैं तो लोनावाला जा रहा हूँ, तो थोड़ा बारिश का भी मौसम है, तो एंजॉय करूंगा होपफुली। क्या बात है, लोनावाला मुंबई के आसपास की बहुत ब्यूटीफुल जगह है, और ज़्यादातर मुंबई कर वीकेंड में वहाँ जाते हैं। देखिए सुदीप सर जा रहे हैं वहाँ पे। आशीष जी, आप किधर जा रहे हैं? मैं तो मूवीज, एक मिनट, प्रकाश जी ने कुछ बोला, क्या बताएं सर? लोनावाला कोई कंपनी? सुदीप जी ने बोला ना टूरिज्म रिलेटेड कंपनी जो कर रही है, तो देखो टूरिस्ट, हाँ देखो, यस, बिजनेस भी दे रहे हैं। बताइए आशीष जी। नहीं बिल्कुल, देखिए मूवीज बहुत सारी रिलीज हुई है, प्लस नेटफ्लिक्स पे भी कुछ अच्छा कंटेंट आया है, तो मेरे हिसाब से तो अभी, और जैसा बाजार रहा है, तो एक कॉमेडी मूवी मेरे हिसाब से फुकरे आई है, उसको देखने का प्लान कर रहा हूँ। थोड़ा मार्केट को हमको डिस्ट्रेस अगर से करना है, तो मेरे हिसाब से यही अभी प्लान है आज तो मेरा। हाँ सुदीप सर।
मैंने फुकरे का टिकट ले लिया सैटरडे देखने का। ये डबल मतलब ये डबल धमाका भैया, ये होटल और ट्रेवल टूरिज्म मूवी यही सब चलेंगे स्टॉक हमें लग रहा है। देखिए कंजम्पशन हो रहा है और फुकरे में वो चूचा वाली कहानी है ना भैया, देख के बताइए कैसा है, आपका क्या प्लान है? नहीं, मेरी बेटी है 16 साल की, तो उसका एक परफ्यूम का बिजनेस है। हाँ। तो कल NSCI क्लब में उसकी एग्जीबिशन है, तो कल जाऊंगा मैं, उसको सपोर्ट करूंगा। वो इक्विटी रेज नहीं कर रही क्या? नहीं, इक्विटीज नहीं करी, पर वो ये सारी FMCG कंपनीज को कंपटीशन दे रही है, जैसे आपने बोला ना कि ऐसे छोटे छोटे ब्रांड आके कंपटीशन दे रहे हैं। नहीं, मैं छोटा निवेशक हूँ, जब इक्विटी रेज करे तो मुझे बताइए, मैं भी 100 बिल्कुल, रुपये सबसे डाल पहले दूंगा। ओके, तो उसमें जाएंगे आप? जी बिल्कुल, पूरे टाइम उसके साथ ही रहूंगा, उसको सपोर्ट करूंगा। दैट्स ग्रेट। नहीं, ये बहुत ज़रूरी है और इस उम्र में वो एंटरप्रेन्योर बन रही है, जी। दैट इज़ फैंटास्टिक। ये देखिए, ये साथ के साथ सारे कुछ चलना चाहिए। मैंने हालांकि बहुत सारी सीरीज़ देख चुका हूँ मैं, तो मैं कुछ नया ढूंढने की कोशिश करूँगा। एक सीरीज़ जो मैंने एक बार देखी लेकिन एक बार और देखूंगा, द डिप्लोमैट। अनबिलीवेबली ब्यूटीफुल है वो, लेकिन मैंने उसको बहुत सरसरी तौर पर देखी। मैं उसको डीपली देखूंगा और उसका मैं रिव्यू लिखूंगा। बहुत ब्यूटीफुल सीरीज़ है, नेटफ्लिक्स में आप लोग देखिएगा कि एक एम्बेसडर लंदन में जाके कैसे काम करती है और उसका हस्बैंड उसको कैसे तंग करता है, स्टोरी इस पे है पूरी। तो चलिए, इस शो में फ़िलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। एंजॉय करिए, हेल्दी रहिए और अपनों को ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।